नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कहानी मनिका की जुबानी। कहानी का नाम है भाग्य का खेल। देखिए सर, आप लोगों से हम कितनी बार कह चुके हैं, इस कार को हाथ मत लगाइए, यह बिक चुकी है। मथुरा से स्पेशल एक मैम यह कार लेने के लिए आई हैं। अगर उसकी कार पर जरा सी भी स्क्रैच आ गई तो वह इस शोरूम में ताला लगवा देंगी। वह कुछ ही देर में बस आने ही वाली हैं। आप प्लीज इससे दूर हटिए। उस शोरूम के एक कर्मचारी ने नवीन और रेखा से कहा। नवीन गुस्से में बोला, पर आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे मेरी पत्नी को ये कार उसके जन्मदिन पर गिफ्ट देनी थी। सॉरी सर, आप 1 महीने पहले यह कार देखकर गए थे। उसके बाद आपने कोई जवाब ही नहीं दिया। हम क्या आपका इंतजार करते रहते? इतना कहकर उसने नवीन और रेखा को उस कार से दूर खड़ा कर दिया। रेखा अपनी मनपसंद कार न मिलने के कारण नवीन पर गुस्से में तिल मिलाने लगी और उसे वहीं उल्टा सीधा बोलने लगी। नवीन बोला, तुम्हें तो पता ही है कितनी मुश्किल में मैं चल रहा हूँ, ऊपर से तुम्हारी नई नई डिमांड। पता भी है इस कार के लिए मैंने कितने लोगों से कर्जा लिया हुआ है। लेकिन रेखा को कहाँ उसकी सुननी थी। उसे तो अपने जन्मदिन पर बस वही कार तोहफे में चाहिए थी। अभी दोनों में बहस ही हो रही थी कि तभी वहां 2 लोगों के साथ एक 55 वर्षीय महिला पहुंची। आंखों पर चश्मा, बदन पर बनारसी सिल्क की साड़ी, मानो उनकी खूबसूरती को 4 चांद लगा रही थी। शोरूम के मालिक ने उनको देखते ही कुर्सी खींचकर बैठाया और बोला, क्या लेंगी मैम आप? चाय, ठंडा, कॉफ़ी? उस महिला ने एक कोल्ड कॉफ़ी लेने के लिए बोला तो शोरूम का एक कर्मचारी दौड़कर उसके लिए कोल्ड कॉफ़ी ले आया। सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद शोरूम का मालिक बोला, मैम आपकी कार बिल्कुल रेडी है। सुनैना जी जैसे उस कार तक पहुंची, उन्हें वहां देखकर रेखा और नवीन के पैरों तले तो जमीन ही खिसक गई, जैसे उन्होंने कोई इंसान नहीं बल्कि भूत देख लिया हो। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उन्होंने एक कुटिल मुस्कान उन दोनों पर डाली और पूरे 50 लाख का चेक शोरूम के मालिक को पकड़ाते हुए बोली, ये कार शाम तक मेरे ऑफिस पहुंच जानी चाहिए। जी मैम, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम पूरी सेफ्टी के साथ आपकी कार आपके ऑफिस तक पहुंचा करके आएंगे। इतना कहकर उसने सुनैना जी की गाड़ी का दरवाज़ा खोला और सुनैना जी अपने दोनों आदमी के साथ मथुरा के लिए वापस निकल गईं। वहीं नवीन और रेखा तो जैसे सुनैना जी को देखकर फेविकॉल की तरह चिपक ही गए थे और अपनी फटी आंखों से बस अभी भी रास्ते की तरफ उन्हें एक ही निगाह से देख रहे थे। नवीन ने हड़बड़ाते हुए शोरूम के कर्मचारी से पूछा, भाई यह जो औरत थी वह कौन थी? क्या आप जानते हैं इनको? नवीन ने अनजान बनते हुए कहा। वह कर्मचारी हंसते हुए बोला, क्या सर आप इन मैडम को नहीं जानते? अरे यह पूछिए इनको कौन नहीं जानता। पूरे मथुरा से लेकर दूर दूर शहरों में उनके नाम के चर्चे हैं। रेखा को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसने कोई सपना देख लिया हो। अभी कुछ सालों तक पाई पाई के लिए मोहताज भटकने वाली औरत यहाँ तक कैसे पहुँच गई, उसे तो ये समझ ही नहीं आ रहा था। और नवीन से हड़बड़ाते हुए बोली, नवीन ऐसे कैसे हो सकता है? नवीन भी सोच सोच कर परेशान था, उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उधर सुनैना जी ऑफिस पहुंची और अपनी कुर्सी पर बैठकर उस फोटो को एकटक निहार रही थीं। जिस दर्द को उन्होंने इतनी करीबी से देखा था, आज फिर से वह उनके सामने था। यही सोचते हुए वह अतीत में खोई चली गईं। अरे माँ, आप सुबह सुबह नहाकर घर में बैठा करो, आपसे बहुत दुर्गंध आती है। समझ नहीं आता, इतना बड़ा घर है, इतनी महंगी महंगी चीज़ों से मैंने घर सजाया है। लोग आते हैं तो मेरे घर की तारीफ करते नहीं थकते, और इन सब चीज़ों में एक आप हैं जिस पर नजर जाए तो लोग शर्म से अपना मुंह छुपा लें। एक तो गर्मी से हालत खराब है, ऊपर से आपकी ये दुर्गंध। चलिए जाइए, पहले नहाइए फिर यहाँ बैठिएगा। नवीन अपनी माँ सुनैना से कहता है। सुनैना जी आंखें भिगाकर बोली, बेटा नवीन, तू क्या अपनी माँ को जानता नहीं? मैं तो सुबह सुबह नहाकर भगवान का ध्यान करती हूँ, फिर यहाँ आती हूँ और पूरी रात मैं पसीनों में तरबतर रहती हूँ। मेरे कमरे का टेबल फैन भी खराब है। इतने दिनों से बहू से कह रही हूँ कि ठीक करवा दो, मेरे लिए एक साबुन ला दे,
पर मेरी यहाँ सुनता कौन है। इतना कहकर सुनैना जी रोने लगी। नवीन बोला, माँ सुबह सुबह आप अपनी बहू की शिकायतें कर रही हैं, आपको शर्म नहीं आती? अरे पूरे घर की जिम्मेदारी वो उठाती है, आपका इतना ख्याल रखती है, और आप हैं उसकी शिकायत ही करती रहती हैं। तभी सुनैना जी की बहू रेखा वहां आ गई और बोली, अरे मम्मी जी, आप सुबह सुबह इनके सामने क्या रोने लेकर बैठ जाती हैं? जानती है ना, नौकरी की परेशानी, घर की जिम्मेदारी, कितना कुछ तो ये करते हैं। आप तो माँ हैं, आपको अपने बेटे की तो चिंता होनी चाहिए ना। और क्या कह रही थी आप? मैंने पंखा ठीक नहीं करवाया, साबुन भी नहीं दिया? तो मैंने आपसे कहा तो था, वहाँ लाइफ बॉय साबुन रखा है, उसी से नहा लिया करो। पर माँ, आपको तो सुगंधित साबुन चाहिए। काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। अरे दूसरी बहू होती तो कब का घर से बाहर निकाल देती आपको। वो तो मैं ही हूँ जो आपको इतना ध्यान से रखती हूँ। और देख लो, आपके सामने मेरी शिकायत कर रही हैं। इतना कहकर रेखा रोने का नाटक करने लगी। नवीन बोला, रुला दिया ना बेचारी को। आपकी दिक्कत क्या है? और क्या आप लाइफ बॉय साबुन नहीं लगा सकती? सुनैना जी बोली, बहू जो साबुन मुझे दे रही थी, उस साबुन से हम हाथ धोते हैं, और वही साबुन वो मुझे नहाने के लिए दे रही थी। सोचो, फिर मैं भगवान की पूजा कैसे करूंगी? नवीन कुछ कहता उससे पहले रेखा बोली, अच्छा, साबुन भी क्या गंदा हो जाता है? अरे, हाथ धोने के लिए मैंने हैंड वॉश लाकर रख दिया है, तो अब क्या ये साबुन बर्बाद होगा? देख रहे हैं आप अपनी माँ की नवाबी। और जानते हैं पंखे को ठीक करवाने में अब कितने पैसे लगेंगे? उतने में तो नया ही पंखा आ जाएगा। अब बताओ कितना खर्चा हो जाएगा? नवीन बोला, खर्चों की इनको क्या परवाह है, इनकी तो सारी डिमांड पूरी हो जाती है। कोलू के बैल की तरह तो मैं ही पिसता रहता हूँ। सुन लो माँ, सुन लो माँ, अगर वो साबुन लगाना है तो लगाओ, वरना अपने कमरे में ही बैठी रहो, बाहर बैठने की ज़रूरत नहीं है। और रेखा, इस साल गर्मी बहुत है, मैंने एसी ऑर्डर कर दिया है, तो हमारे कमरे में अब एसी लग जाएगा। रेखा मुस्कुराती हुई पति को दफ्तर जाने के लिए विदा करने लगी। आखिर मजबूरी में सुनैना जी को वही साबुन लगाना पड़ा। करती भी तो क्या, अब उन्हें अपने ही शरीर से बदबू आने लगी थी। बेचारी अपने कमरे में बैठी और अपने पुराने दिनों को याद करके रो रही थी, और अपने बेटे की हर मांग पूरी की, पढ़ाई लिखाई कर एक लायक बनाया, और उसकी शादी के बाद उसके कहने पर शहर में एक घर खरीदा। पर आज वही बेटा बहू के साथ मिलकर अपनी माँ को ही बेइज्जत कर देता है। एक रोज रेखा रसोई में कुछ कर रही थी। सुनैना जी टहलते टहलते बेटे के कमरे में गई तो बेटा एसी की हवा में ठंड से सिकुड़ कर सो रहा था, तो उन्होंने एसी बंद कर दिया। थोड़ी ही देर बाद नवीन चिल्लाया, रेखा, मेरे कमरे का एसी किसने बंद किया? मेरे कमरे में पूरी रात एसी चले तो किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? सुनैना जी बोली, बेटा वो तो मैंने ही बंद किया था, मैंने देखा तो ठंड से सिकुड़ रहा था। नवीन बोला, माँ, तुम्हारे जैसे फटीचरों की तरह ये घर नहीं है कि 10 लोगों के बीच एक ही कूलर हो। याद है मुझे, जब मैं नाना नानी के घर जाता था, सारे एक ही जगह सोते थे, पता नहीं सबको हवा कैसे आती थी। बड़े कंजूस थे आपके घर वाले, और आप वही सब मेरे घर में मत किया करो। इतना कहकर नवीन गुस्से में अपने कमरे में चला गया। रेखा बोली, कितनी बार कहा है आपसे, आप ज्यादा हितैषी मत बनो। सुबह सुबह बातें सुनने का शौक चढ़ा था आपको, और बिना मुझसे पूछे मेरे कमरे में कदम रखने की हिम्मत कैसे की? अब मुझे जल्दी जल्दी काम करने दीजिए, मुझे 2-3 दिन के लिए मायके जाना है। सुनैना जी अपने पोते को बोली, गुड्डू, छुट्टी में ननिहाल जाओगे? वहाँ तुम्हारा मन लग जाता है, नाना नानी अच्छी अच्छी चीजें बनाकर देते होंगे। क्यों? गुड्डू बोला, अरे नहीं दादी, वहाँ तो नाना जी मीठा खाने से मना करते हैं, कहते हैं दांत खराब हो जाएंगे। सुनैना जी हंसकर रेखा से बोली, बहू, यहीं से कुछ अच्छा बनाकर क्यों नहीं ले जाती हो? रेखा बोली, मेरे मम्मी पापा अच्छी चीज सिखाते हैं, आप लोगों की तरह नहीं कि बच्चों को बिगाड़ कर रख दिया। और गुड्डू, तुम्हें कितनी बार कहा है, दादी से ज्यादा लिपटा मत करो, वरना तुम्हारे बदन से भी बदबू आएगी। अब जाओ अपने कमरे में, और ये लीजिए आपका खाना, और खाकर अपने कमरे में जाइएगा।
थाली में भात दाल और थोड़ा सा अचार देखकर सुनैना जी बोली, बहू सुबह सुबह भात? बहू ये भात तो बिल्कुल ठंडा है, क्या ये कल का बचा हुआ भात है? रेखा बोली, क्यों सुबह सुबह आप भात क्यों नहीं खा सकती? कल गुड्डू को भात खाने की इच्छा नहीं थी, उसने पिज्जा खा लिया था। आप खा लीजिए, वरना दोपहर तक तो ये खराब ही हो जाएगा। कुछ तो आपके बेटे पर दया करो, अनाज बर्बाद होगा। सोचो कितनी मेहनत करके वे कमा लेते हैं। सुनैना जी ने सोचा, जिरह करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि करनी तो उसको अपने ही मन की है। इस घर में उसकी कोई सुनने वाला नहीं था। बहू के साथ बेटा भी इज्जत और परवाह करना भूल गया था। वो रोते हुए भात खाने लगी और अपने कमरे में जाने लगी। तभी फोन की घंटी बजी। रेखा बोली, इस वक्त किसने फोन किया? रेखा ने फोन उठाया तो उधर से उसकी नंद सुमन ने कहा, कैसी हो भाभी, और माँ कैसी हैं? रेखा मुंह बनाते हुए बोली, मेरी हालत तो पूछिए मत। और मम्मी जी के मजे ही मजे हैं। आप सुनाइए, आप तो मजे से रह रही हैं ना? अरे दीदी, कभी अपनी जिम्मेदारियों को अपने साथ भी ले जाइए, कुछ पल हम भी तो चैन से गुजार सकें। रेखा की तंज भरी बातों को सुनकर सुमन बोली, हाँ हाँ भाभी, अपनी जिम्मेदारियों को मैं भूली नहीं हूँ, पर बात अलग है कि माँ वहाँ से आना नहीं चाहती। उस घर में पापा और हमारे बचपन की यादें जो हैं, हाँ कुछ रोज के लिए मैं वहाँ आ रही हूँ, तब शायद आपको थोड़ा आराम मिल जाए। भाई से बता दीजिएगा, मैं परसों आ रही हूँ। रेखा ने फोन पटक कर बोली, लो अब मुसीबत क्या कम थी जो दूसरी भी आ रही है। सुनैना जी बोली, किसका फोन था बहू? रेखा बोली, और किसका, आपकी लाडली का था, परसों आ रही है। यहाँ रहकर क्या ही जिम्मेदारी निभाएगी, बल्कि हमारा खर्चा ही बढ़ाएगी। रेखा बड़बड़ाती हुई पति को सब बताने चली गई। बेटी के आने की खबर से सुनैना के चेहरे पर थोड़ी सी खुशी आई और वो 2 दिन तक घड़ी की ओर ही देखती रही थी कि कब ये वक्त बीते और उनकी बेटी से मिलना हो। 2 दिन बाद रेखा सुनैना जी की तरफ एक साड़ी फेंकते हुए बोली, आज अच्छे से नहा लीजिएगा और ये नई साड़ी पहन लीजिएगा। सुनैना जी बोली, बहू तुम तो इस तरह की साड़ी नहीं पहनती, फिर ये साड़ी किसकी है? रेखा बोली, मेरी माँ की साड़ी है, उनके पास ऐसी ऐसी पता नहीं कितनी पुरानी साड़ियाँ पड़ी हैं, मैंने कहा था 2-4 आपके लिए भिजवा दें। सुनैना जी बोली, बहू क्या मेरा बेटा इतना भी नहीं कमाता कि मुझे 2 जोड़ी साड़ी भी दे दे? अब क्या मैं तुम्हारी माँ की उतरन पहनूंगी? रेखा गुस्से में सुनैना जी का मुंह पकड़ते हुए बोली, शौक तो देखो इस बुढ़िया के, एक पाँव कब्र में लटका हुआ है और इसे नई नई साड़ी चाहिए। चुपचाप नहाकर पहन लो, वरना आज रात ही इन्हीं फटे पुरानी साड़ियों में रेलवे स्टेशन छोड़ आऊंगी। जब वहाँ लोग भीख देंगे तब समझ में आएगा। अब जाओ मेरी नज़रों के सामने से। बेचारी सुनैना जी अपनी किस्मत को कोस रही थी कि न जाने और क्या क्या देखना और सुनना पड़ेगा। 2 घंटे बाद सुमन मायके से आई। रेखा ने सामने 2 बिस्कुट और चाय रख दी। सुनैना जी की नज़रें बिस्कुट पर थीं और देखकर सुमन अंदर ही अंदर रो रही थी। उसने बड़े प्यार से वो बिस्कुट माँ की तरफ बढ़ाई तो सुनैना जी बोली, नहीं बेटा, तू थकी हारी आई होगी, तुम खाओ, मैं तो दिन भर खाती ही रहती हूँ। सुमन बोली, हाँ माँ, वो तो दिख ही रहा है। इतना कहकर उसने माँ को जबरदस्ती से बिस्कुट खिला दी। माँ बिस्कुट ऐसे खा रही थी मानो सालों पहले उन्होंने बिस्कुट का स्वाद चखा हो। कुछ देर बाद सुमन जब अपनी माँ और भाभी से बातें कर रही थी तो भतीजा उसके पर्स से कुछ निकाल रहा था। सुमन वहां जाकर उसे रंगे हाथों पकड़ने लगी और उसे समझाया कि आइंदा ऐसी हरकत मत करना, वरना मैं तुम्हारी मम्मी पापा को बता दूंगी। अगले दिन सुबह बेमतलब का हर कोई गुस्से में था। नवीन बोल रहा था, रेखा मेरा रुमाल नहीं मिल रहा है, ढूंढ दो। इतने छोटे से घर में रहना मुश्किल हो गया है, ऊपर से इतने सारे लोग देखकर मैं परेशान हो जाता हूँ। रेखा कमरे से रुमाल लेकर आई और बोली, ये लीजिए, तकिए के नीचे आ रखा था। नवीन बोला, मेरा नाश्ता तैयार है। रेखा बोली, हाँ हाँ आ जाइए, सुबह से तो रसोई में ही लगी हूँ, और गुड्डू को भी कहिए नाश्ता कर लेगा। रेखा ने सबको नाश्ता कराया और बोली, गुड्डू सैंडविच और केला है, जल्दी से खा लो, वरना स्कूल के लिए देरी हो जाएगी। तभी सुमन रेखा से बोली,
भाभी, आप गुड्डू को खाना खिला दीजिए, तब तक मैं उसका बैग पैक कर देती हूँ। इतना कहकर वो गुड्डू का बैग पैक करने लगी। तभी उसकी नज़र कुछ पैसों पर पड़ी। उसने पैसे निकाल कर कहा, गुड्डू, तुमने फिर से पैसे लिए? कल ही तो मैंने तुम्हें समझाया था, ये अच्छी बात नहीं है। गुड्डू गुस्से में बोला, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बैग को चेक करने की? मुझे नहीं खाना। तभी रसोई से रेखा आई और बोली, क्या हुआ, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? गुड्डू बोला, देखो ना मम्मा, एक तो कल भी इन्होंने मुझे डांटा था और आज मेरे बैग से पैसे निकाल लिए। रेखा गुस्से से बोली, सुमन, शर्म नहीं आती बच्चे के पैसे लेते हुए? आखिर मेरे बेटे ने ऐसा क्या किया जो आपने इसे कल डांटा था? यह सब आप अपने घर में ही क्या करो, हमारे घर में यह सब नहीं चलेगा। दे दीजिए इसके पैसे। सुमन बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं दूंगी। भले ही ये छोटा है, पर हमारे घर के ये संस्कार नहीं है। आपको पता है मैंने इसे किस बात के लिए डांटा? आपके लाडले गुड्डू ने कल मेरे पर्स से पैसे निकाले थे। पूछो इससे, अब तो चोरी भी करना सीख गया है। इसकी जितनी आप जिद मानते हैं वह उतना ही जिद्दी होता जा रहा है। सुनैना जी ने कहा, सही किया बेटा, तुमने इसे डांटा। आखिर ये घर का बच्चा है, कोई नहीं चाहेगा ये बिगड़ जाए। इसकी जगह अगर मेरा बेटा होता तो मैं उसे कड़ी से कड़ी सजा देती। रेखा बोली, अच्छा, किसकी इतनी हिम्मत है कि मेरे बेटे को हाथ लगाए? सुमन बोली, भाभी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे डुग्गू हमारा कुछ है ही नहीं। अरे, आज अगर हम नहीं रोकेंगे तो न जाने कल वो कौन कौन सी बड़ी गलती करेगा। रेखा बोली, देख लो, 2 दिन हुए नहीं कि आपके बेटे को चोर बना दिया। नवीन बोला, सुमन, तुम माँ से मिलने आई थी ना? मिल ली तो जाकर अपने घर की जिम्मेदारियां देखो। अभी तक तो वही करती आ रही थी। आपसे जब अपनी बुजुर्ग माँ नहीं संभलती तो यह बच्चा क्या संभलेगा? भैया, आप अगर ऐसी बात करेंगे तो सोचिए आपका बेटा क्या सीखेगा। गलत बात पर आप उसे टोकते नहीं हैं, उसके सामने आप अपनी माँ बहन की इज्जत नहीं करते, तो आपको क्या लगता है कि बड़ा होकर आपकी इज्जत करेगा? नवीन ने गुस्से में डुग्गू को एक चांटा लगा दिया और बोला, जाओ स्कूल, तुमसे तो मैं बात बाद में करूँगा। डुग्गू मुंह बनाकर वहां से चला गया। रेखा सुमन को जली कटी सुनाने लगी, रुला दिया मेरे बच्चे को, पड़ गई कलेजे में ठंडक। अब चली जाइए यहाँ से। और माँ की इतनी ही याद आती है तो इस गंदगी की टोकरी को अपने साथ ले जाओ और हमें नहीं रखना अब इसे इस घर में। सुमन बोली, आपका घर याद है ना? आपको 11 साल पहले जब गांव की जमीन और घर बेचने की बात आई थी तो आप दोनों ने कहा था, दस्तखत कर दो माँ। माँ बाप का यही फर्ज होता है। और शहर के इस घर को जिसे पापा ने बड़ी मेहनत से माँ के लिए बनवाया था, उसमें आप लोग माँ की पूरी देखभाल करेंगे। क्या यही देखभाल हो रही है? नवीन बोला, सुमन, तुम कहना क्या चाहती हो? सुमन बोली, भैया, कुछ कहने के लिए बचा ही क्या है? मैंने तो लालच नहीं किया, पर आप लोगों ने माँ की इज्जत नहीं की। और भाभी, आप चाहती हैं कि माँ को मैं अपने साथ ले जाऊं? रेखा झट से बोली, हाँ हाँ, ले जाओ। सुमन बोली, ठीक है, माँ को मैं अपने साथ ले जा रही हूँ। ऐसा कीजिए, 11 साल पहले जो भी रकम आपको जमीन और घर बेचकर मिली थी वो माँ के नाम पर ये फिक्स कर दीजिए। और ये घर तो माँ का ही है ना? मन करेगा तो वो ताला लगाकर रख सकती हैं। नवीन बोला, क्या मतलब है तुम्हारा कि वो पैसे माँ के नाम पर कर दें? और क्या इतने बड़े घर में माँ अकेली रहेगी? सुमन हंसकर बोली, अभी सुबह ही तो आप चिल्लाकर कह रहे थे कितना छोटा घर है, लोगों के आने से आपको घुटन होती है, और अभी कह रहे हैं इतना बड़ा घर है। सोच लीजिए आपको क्या कहना है और क्या कहना चाहते हैं। रेखा बोली, सुन लो ननंद रानी, अगर कुछ लेने के चक्कर में यहाँ आई हो तो फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। हाँ, माँ को ले जाने आई हो तो ले जाओ। सुमन खड़ी हो गई और बोली, क्यों जाओगी मेरी माँ इस घर से, जब ये घर मेरी माँ का है? नवीन सुनैना जी का हाथ कसकर पकड़कर बोला, जरूर आपने अपनी बेटी को बताया होगा कि हम आपका ख्याल नहीं रखते हैं। सुन लो माँ, अगर हम आपको छोड़ देंगे ना तो कोई नहीं पूछेगा। सुमन ने अपने भाई का हाथ पकड़ा और बोली, माँ का हाथ छोड़ दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और माँ, गलती इसमें भाई भाभी की नहीं है, आपकी भी है। सुनैना जी रोती हुई बोली, बेटा, मैं क्या ही कर सकती हूँ? सुमन बोली, क्या नहीं कर सकती हैं आप? पापा के जाने के बाद आपने हम सबको संभाला
उनके गुजरने के बाद आपने मेरी शादी करवाई और मुझे याद है शादी के दिन इन लोगों ने मुझसे जो दस्तखत करवाए थे ताकि शादी के बाद कहीं मैं बदल ना जाऊं। जब ये इतना बदल गए तो आप अपने आप को क्यों नहीं बदल सकती? अरे आपने मुझे सिखाया था अपने अधिकारों के लिए बोलना सीखो, फिर आप अपनी ही सीख कैसे भूल गईं? बहू तो बहू, बेटा भी आपकी इज्जत नहीं करता, छोटा सा पोता भी आपको आते जाते ठोक कर मार देता है और आप चुपचाप रह जाती हैं। आखिर क्यों? माँ आप बोझ नहीं हैं। बेटी की बातों ने सुनैना जी को बहुत साहस दिला दिया। तभी रेखा गुस्से में सुमन के बाल पकड़ कर बोली, ऐसे नहीं मानेगी ये, बहुत इज्जत दे दी, चल निकल मेरे घर से। सुमन चाहती तो एक झटके में रेखा को जवाब दे सकती थी, पर उसने बस अपनी माँ की तरफ देखा। अचानक सुनैना जी में इतनी ताकत आ गई कि उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ रेखा को जड़ दिया और बोली, छोड़ मेरी बेटी को। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? रेखा दूर लड़खड़ा कर गिरी और नवीन सामने आया और बोला, माँ माँ, 4 दिन में बेटी ने तुम्हें इतना खिला दिया कि तुम्हारी चर्बी बढ़ गई। सुनैना जी कुछ कहती उससे पहले सुमन ने जोरदार थप्पड़ अपने भाई को जड़ दिया और बोली, बेशरम आदमी, अपनी माँ से तू ऐसे बात कर रहा है? अरे जो अपनी माँ की इज्जत नहीं कर सकता वो समाज की औरतों की क्या ही इज्जत करेगा। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारे साथ क्या होना चाहिए। रुको। सुमन ने तुरंत पुलिस को फोन किया और वहां की खबर दे दी। देखते ही देखते आस पड़ोसी भी सभी लोग जमा हो गए। सुनैना जी की हालत देखकर किसी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी। सुनैना जी ने अपनी आप बीती पुलिस को बताई। पुलिस ने फिलहाल रेखा और नवीन को गिरफ्तार किया। पूछताछ करके अगले दिन दोनों घर आए। जब उन्हें एहसास हुआ कि अब उनकी हालत और इज्जत दोनों खराब हो चुकी है तो दोनों सुनैना जी से माफी मांगने लगे। सुनैना जी ने बेटी की तरफ देखा तो सुमन बोली, माँ पहले भी आप अपने फैसले खुद लेती थी और आज भी लोगी। बस इतना याद रखिएगा, अपनी इज्जत सबसे पहले आप खुद करेंगी तभी लोग आपकी इज्जत करेंगे। सुनैना जी ने आत्मविश्वास के साथ कहा, मैं तुम दोनों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। जो पैसे तुमने पहले ले लिए वो तो ले ही लिए, अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम लोग 2 दिन में ये घर खाली कर दो और जहाँ जाना चाहो चले जाओ। जिस घर की लालच में बेटे बहू ने मेरी इज्जत नहीं की, अब मैं उस घर में भी नहीं रहना चाहती। इस घर को बेच कर मैं मथुरा जाना चाहती हूँ और वहीं अपने जैसी दुखियारी माओ के साथ रहना चाहती हूँ। कम से कम वहाँ कोई बेइज्जती तो नहीं करेगा। इतना कहकर सुनैना जी अपने बेटे का सहारा लेकर अपने कमरे में चली गईं। 2 दिन बाद नवीन और रेखा वो घर खाली करना पड़ा। सुमन अपनी माँ को कुछ रोज के लिए अपने घर ले गई और एजेंट को कहकर उस घर को बेच दिया। हफ्ते 10 दिन बाद सुनैना जी बेटी दामाद के कहने के बाद भी नहीं रुकी और मथुरा में एक बूढ़ी औरत के घर रहने लगी। सुमन ने सारे पैसे माँ के अकाउंट में जमा करवा दिए ताकि जब तक वह जीवित रहेंगी उनका भरण पोषण उन्हीं के पैसों से होता रहेगा। सुनैना जी ने देखा वहाँ एक बूढ़ी औरत छोटी मोटी मिट्टी की मूर्ति बनाकर अपना गुजारा करती थी। एक दिन सुनैना जी बोली, अम्मा क्या मैं आपकी मदद कर दूं? आपने मुझे अपने घर में सहारा दिया है, आपके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। सुनैना जी को बचपन से यह सब सीखना बहुत पसंद था। नवरात्रि हो या गणेश स्थापना, वह पूरे मोहल्ले के लिए मूर्ति बनाया करती थी। सुनैना जी अब नए नए प्रकार की मूर्तियां बनाने लगी। उनमें कलर भरकर वो ऐसे जान डाल देती थी जैसे कोई जीवित मूर्ति हो। अम्मा की दुकान की बिक्री भी अब अच्छी होने लगी थी। दूर दूर से सब उनकी मूर्तियां लेने आने लगे थे, जिसको देखकर सुनैना जी का हौसला और बढ़ गया। यही नहीं, यहीं से सुनैना जी की जिंदगी की एक नई शुरुआत हुई। मंदिर की मूर्तियों से लेकर स्टेडियम में खिलाड़ियों के पुतलों तक सभी प्रकार की मूर्तियां सुनैना जी बनाने लगी थीं। अभी तक दर दर की ठोकरें खाने वाली सुनैना जी आज मथुरा की जानी मानी लोगों में से एक थीं। कल तक बेटे बहू पर आश्रित एक एक रोटी के लिए उनका मुंह ताकने वाली सुनैना जी आज 5 साल के अंदर इतना पैसा कमा ले चुकी थी कि 100 भूखे लोगों का पेट हर रोज भर सकती थी। सुनैना जी ख्यालों से बाहर आईं। अब तक उनकी कार शोरूम वाले ने ऑफिस के बाहर खड़ी कर दी थी। वह जैसे बाहर निकल कर आईं,
उनके बेटे बहू कार का पीछा करते करते नवीन और रेखा भी उनके ऑफिस तक पहुंच गए। माँ के ऑफिस को देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं और गिड़गिड़ाते हुए उनके पैरों में गिर पड़े। नवीन बोला, माँ हमें माफ कर दीजिए, हमने अपनी देवी जैसी माँ का इतना अपमान किया। हमें तो भगवान नरक में भी जगह नहीं देगा। आप क्या गई घर से आपके जाते ही मेरी नौकरी छूट गई। हम पाई पाई के लिए मोहताज हो गए। सुनैना जी अपने फैसले पर टिकी रहीं और दोनों को अपने ऑफिस के वॉचमैन से कहकर धक्के मारकर वहां से निकलवा दिया। दोनों अपने पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए वहां से चले गए। सुनैना जी ने कभी बहू की तरफ मुड़कर नहीं देखा और अपनी तरक्की की ओर लगातार आगे बढ़ती रहीं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।